नमस्कार, स्वदेश शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज टालमिया और शेयर बाजार के लिए एक प्रकार की हैट्रिक हो गई है। 3 ट्रेडिंग सेशंस और तीनों दिन निफ्टी और सेंसेक्स मजबूती के साथ बंद हुए हैं। मजबूती का प्रमुख कारण सिर्फ एक नहीं कई हैं, मगर सबसे प्रमुख कारण है बैंकों के अंदर जो उछाल आया है। बैंक और एनबीएफसीज के अंदर जो उछाल आया है उसकी वजह से बैंक निफ्टी को काफ़ी सहारा मिला है। एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था और इस सेक्टर जिसकी हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि काफ़ी तकनीकी कारणों से वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, फंडामेंटली कारणों से नहीं अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसके अंदर ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आया है। हम जिस थीसिस की बात कर रहे थे वो यह थी कि बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट आई है वो एफआई सेलिंग की वजह से आई है, मगर इनके नतीजे अच्छे आएंगे। और इस बात का इंडोर्समेंट हुआ जब बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एयू फाइनेंशियल जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एक प्रकार की मोहर लगाई कि उन्होंने क्वार्टरली अपडेट दी है कि हाउ क्रेडिट ग्रोथ इज़ मेकिंग अ कमबैक और किस प्रकार से उनका जो बिजनेस है, उनका जो धंधा है, एक प्रकार से ग्रोथ वापस अटेन कर रहा है। आज हमने सौरभ मुखर्जी से भी बात करी थी, उनका भी यह मानना है कि इस समय बड़े बैंकों पे नज़र रखनी चाहिए। छोटे बैंक इस समय एक मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं और बड़े बैंक्स पर मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी और बड़ी एनबीएफसीज में जो हमने उछाल देखा है, ये एक प्रकार का शेयर बाजार का मैसेज है कि बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो रहा है, मगर आउट परफॉर्मेंस जो रहेगा वो बड़े बैंकों में ही रहेगा। 10 तारीख को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं और आज हमने देखा कि आईटी इंडेक्स एक प्रकार से डेज लो पर बंद हुआ था। तो क्या हम इस कगार पर खड़े हैं कि कुछ दिनों तक बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और आईटी इंडेक्स नीचे जाएगा? हो सकता है, बिकॉज आईटी इंडेक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस है दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा था। शेयर बाजार को पता है नतीजे अच्छे आने वाले हैं, तो अब क्या शॉर्ट टर्म ट्रिगर हो सकता है तो नतीजों के बाद ही पता लगेगा, मगर आईटी नतीजों को लेकर के इस समय उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। हम कल शुगर की बात कर रहे थे, आज हमने देखा कि शुगर के अलावा कुछ और कमोडिटीज़ में भी उछाल आया है। हम इस बात का भी कल जिक्र कर रहे थे कि शुगर में तेज़ी आती है तो सॉफ्ट कमोडिटीज़ पे नज़र रखनी चाहिए और मेटल्स के अंदर भी नज़र रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको मेटल्स पे, स्पेशली स्टील स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। चाइना कम एक्सपोर्ट कर रहा है, डिमांड वापस आ रही है, ग्लोबल कोल प्राइसेस हैव आल्सो कम डाउन एंड जो डिमांड एक तरह से ऊपर नीचे हुई थी सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स को लेकर के, वह भी नॉर्मलाइज हो रही है। मगर सबसे बड़ा स्विंग फैक्टर यह है कि चाइना अब एक्सपोर्ट कम करना चाहता है। चाइना का मानना है कि स्टील एक्सपोर्ट में उनको कोई खास वैल्यू रियलाइजेशन नहीं मिलता है, तो वह इस समय रॉ स्टील या बेसिक स्टील प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, जबकि भारत में ऐसी कोई चिंता नहीं है। और अगर चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो जाहिर है एग्जिस्टिंग स्टील सप्लाई कम होगी और जिसकी वजह से स्टील कंपनीज को मुनाफा अच्छा मिलेगा। तो मैं तो इसी सेक्टर की बात करूंगा। मैं बोलूँगा कि आज के तकनीकी क्लोजिंग को देख करके और टेक्निकल्स को देख करके ये लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मेटल्स के अंदर जो मोमेंटम आया है शायद यह बरकरार रहेगा। जी निकुंज, शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। लेकिन अगर हम बाजार की आज की चाल की बात करें तो कारोबारी दिन आज भी शानदार रहा है। 17,900 के पार निफ्टी, सेंसेक्स 8,000 के पार हमने जाते हुए देखा है। बैंक निफ्टी में भी दमदार प्रदर्शन, लगभग हमने देखा कि 850 अंक की तेजी यहाँ पे रही है। और निफ्टी का जो ये स्तर है, आपको बता दें कि 16 नवंबर 2021 और सेंसेक्स का 17 नवंबर 2021 के बाद देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल आज का दिन कैसा रहा बाजार में, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज भी तेजी जारी थी और आज हमने देखा कि निफ्टी ने 17,900 के ऊपर क्लोजिंग दी और सेंसेक्स ने 60,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। और आज क्लियरली जो मोमेंटम देखा गया वो बैंकिंग स्टॉक में देखा गया। बैंकिंग शेयरों के दम पर आज बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी थी। इसके अलावा फाइनेंशियल और मेटल शेयरों से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमने देखा। एफआईसी कैश मार्केट में भी लगातार तीसरे दिन से खरीदारी ही चल रही थी। अगर 3 दिनों में देखेंगे तो कैश में भी अच्छी बाइंग दिखी। एफआईसी की तरफ से करीब 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स भी खरीदे हैं और इसी के चलते देखिए हम बाजार में लगातार एक तेजी का मोमेंटम देख रहे हैं। लेकिन आज के सेशन में आज हमने देखा कि आईटी, पावर और फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस थे आज के टॉप गेनर्स। मजबूत क्वार्टर 3 के जो अपडेट नंबर्स आए हैं उसके चलते आज बजाज फाइनेंस मजबूत था। जेएसडब्ल्यू स्टील में आज अच्छी तेजी थी और कोटक महिंद्रा बैंक ने आज बैंकिंग में जो तेजी थी उसको लीड किया है। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में आज कमजोरी दिखी है। आईटी शेयरों में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक ये सभी
भी टूटे थे आज, और डीवीज लैब में भी आज कमजोरी देखी गई है। मेटल स्टॉक्स में आज जो हलचल थी उसमें जिंदाल स्टील तो था ही, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल और टाटा स्टील, यहाँ पर भी आज मजबूत गेंस देखने को मिले हैं। कुछ स्टॉक्स खबरों के दम पर भी चले हैं। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिस तरह के क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं उसके चलते आज यहाँ पर तेजी दिखी। बजाज फाइनेंस में भी जो अपडेट्स आए वो भी काफ़ी अच्छे थे और यहाँ पर भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और थर्मेक्स ने भी कुछ ऑर्डर्स जीते हैं और इसके चलते आज सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी तेजी का जो रुझान था वो बना हुआ था। फर्टिलाइजर शेयरों में आज एक अच्छा बाइंग देखी गई। चंबल फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और कुछ और स्पेस जहाँ पर की तेजी देखी गई, इसमें पेपर स्टॉक्स में देखिए सेशा साई पेपर्स, वेस्ट कोस्ट पेपर्स और जेके पेपर्स, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉकेट्स थे जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो बाजार के जानकार लेकिन बाजार की चाल को लेकर क्या कहते हैं? आईफल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन का कहना है कि अप्रैल के आखिर तक निफ्टी 22,000 तक जा सकता है। उन्होंने मेटल्स, बैंक, कंस्ट्रक्शन शेयरों में तेजी की उम्मीद जताई है। आपको कहा था डर के आगे जीत है, और जो डर में लेगा वही पैसा कमाएगा। हो गया ना, आपके सामने जो बेचने वाले थे वही बायर बन गए, और अभी तो शुरुआत है सर। अप्रैल एंड में 22,000 जाएगा, और इस बजट से पहले 18,500 का आपको टारगेट दिखेगा। एंड आपके सामने याद है आपको 34,750 था बैंक निफ्टी, आपको कहा था 37,500 जाएगा। देखिए आज ही हो गया है। तो कोई दो राय नहीं, अच्छा माल लीजिए। मेटल्स, बैंक्स, कंस्ट्रक्शन, इन स्टॉक्स में तो तेजी है, और अभी भी मैं बहुत कायम हूं कि मार्केट इज गोइंग टू सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। दूसरी ओर मार्शल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी का कहना है कि ओमिक्रॉन के कारण सप्लाई चेन में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में निवेश करने का मौका बना हुआ है। I think honestly, I'll say every year has its challenges and every year brings its opportunities. And to that extent, I think 2022 will be no different. The challenges are reasonably evident. We will get more waves of COVID. I think that's something we've all learned to live with, and we'll get even more accustomed to dealing with waves of COVID. There'll also be challenges from further supply side scarcities. When the semiconductor squeeze might pass, but surely there'll be other supply side scarcities given the pace of the global recovery. But whether opportunities will be evident, the opportunities will allow you and me to make money, is the economic recovery further gathering pace the world over, whether it is recovery in the Western world and the related demand for tech-oriented companies in our country to cater to the West's need for breakneck digitization on the Fortune 500 companies part, or whether it is a capex revival in our country. So there will be opportunities in terms of making money from this global revival, and we need to be awake and alive to that whilst dealing with the issues arising from supply side scarcities and the attendant COVID challenges. बजट को लेकर व्हाइट ओक कैपिटल के फाउंडर प्रशांत खेमका के मुताबिक भारतीय बाजार और खासकर मिड कैप सेगमेंट में वैल्यूएशंस काफ़ी ठीक नज़र आ रहे हैं, और हालांकि उनके मुताबिक स्मॉल कैप में थोड़ा जोखिम ज़रूर दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन जो देख रहे हैं अपने पूरे मार्केट के रिलेटिव हमेशा देखना पड़ेगा, एंड सिर्फ इंडियन मार्केट ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो ग्लोबल मार्केट्स के रिलेटिव देखना पड़ेगा। तो आज जहां यूएस मार्केट है एंड यूएस ग्लोबल मार्केट के वैल्यूएशन जहां पे बॉन्ड मल्टीपल्स और बॉन्ड्स के वैल्यूएशन है उनको मद्देनजर देखना पड़ेगा। तो वो सब मद्देनजर रखते हुए इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन रीजनेबल है, एंड उसको मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल मिड कैप सेगमेंट का वैल्यूएशन भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता, रीजनेबल लगता है। हाँ, एकदम स्मॉलेस्ट एंड माइक्रो कैप्स में अगर आप कहो तो micro caps and certain segments of the small cap and micro cap at the risk of generalization, not overall small caps नहीं कह रहा हूं कि unreasonable है या कुछ, but कई segments में हमें लगता है, and हम लोग wrong भी हो सकते हैं, but हमें लगता है कि कोई sectors है जो बहुत थोड़े stretch हो गए हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत risk of correction लग सकता है, but they are so small in the overall market कि उससे पूरे market को कोई चिंता का विषय नहीं लगता।
फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगापुर में चल रही आर्बिट्रेशन की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट अब इस मामले पर 1 फरवरी को सुनवाई करेगा और कल आपको बता दें हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के बाद फ्यूचर ग्रुप ने बड़ी बेंच के सामने अपील भी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सीसीआई के फैसले पर भी विचार करने को वो तैयार हो गया है और उसने अमेजॉन को नोटिस भी जारी किया है। लेकिन पूरी खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी अभिमन्यु शर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगापुर ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग्स को रोक दिया है जो फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच चल रही थी। अमेजॉन को नोटिस जारी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच अब फ्यूचर ग्रुप की याचिका पर 1 फरवरी को सुनवाई करेगी। फ्यूचर ग्रुप ने कल सिंगल जज द्वारा दिए गए ऑर्डर को चुनौती दी थी जिसे अब रोक दिया गया है अगली हियरिंग तक। जरूर ये बात फ्यूचर ग्रुप के लिए एक राहत की है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीसीआई के ऑर्डर को देखते हुए इस स्टे ऑर्डर को दिया है और कोर्ट ने यह भी फरमाया कि अगर ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग्स को नहीं रोका गया तो फ्यूचर ग्रुप के इंटरेस्ट्स को नुकसान हो सकता है। हालांकि अमेजॉन ने यह फरमाया था कि सिंगापुर ट्राइब्यूनल सीसीआई ऑर्डर को दरकिनार नहीं कर रहा और 7 जनवरी पर इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन फ्यूचर ग्रुप ने यह कहा था कि जब पिछले महीने पहले ही सीसीआई ने अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसके तहत अमेजॉन को फ्यूचर ग्रुप में निवेश करने की इजाजत दी गई थी 2019 में, अब ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग्स को चलाना बेमानी होगा। इसी के चलते फ्यूचर ग्रुप ने कल आए सिंगल जज बेंच ऑर्डर को आज डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी थी जिसमें यह बहुत बड़ी राहत की बात उनके लिए इस वक्त सामने आई है। चलिए बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, जहां पर ऑटो सेक्टर में रिटेल बिक्री के आंकड़े थोड़े से निराश करने वाले रहे हैं। दिसंबर 2021 की बिक्री में दिसंबर 2020 के मुकाबले 16% की गिरावट दर्ज की गई है। 2020 के मुकाबले 2021 में टू व्हीलर में 20%, पैसेंजर व्हीकल में 11%, ट्रैक्टर की बिक्री में 10% की गिरावट देखी गई है। ऑटो सेक्टर के लिए यहां पर राहत की बात यह है कि 2020 के मुकाबले 2021 में 3 व्हीलर की बिक्री जो है वो 59% और कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में 14% की तेजी दर्ज की गई है। फाड़ा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का कहना है कि पैसेंजर व्हीकल की बिक्री पर असर सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के चलते पड़ा है और इस सेगमेंट में वेटिंग पीरियड बढ़ गया है, जबकि टू व्हीलर सेगमेंट में अभी रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। और फाड़ा का कहना है कि टू व्हीलर के ग्राहक अभी भी खरीदारी में सावधानी बरत रहे हैं। कार में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से जो प्रॉब्लम पिछले 1.5 साल से चल रही है वो अभी भी कंटिन्यूड है। सप्लाई के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, डिमांड इस समय है, वेटिंग पीरियड्स चल रही हैं। कुछ एक कंपनी को छोड़ दें तो बाकी सब कंपनियां अभी भी अपने नॉर्मल प्रोडक्शन से 20-30% डाउन चल रही हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर व्हीकल या कार में हमको डिग्रोथ दिख रही है। टू व्हीलर एक अजीब सी स्थिति बन चुकी है पिछले 2 साल से। नॉर्मली हमने देखा था लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ फिर खुला तो ग्रोथ आई, फिर ठीक हुई, फिर थोड़ा डाउन हुई, फिर अप हुई। लेकिन टू व्हीलर एक ऐसी स्थिति हो चुकी है कि रेगुलर ही डिग्रोथ दिख रही है हमको। और जो मार्केट की स्थिति है, रूरल इंडिया की अभी आज की डेट में स्थिति है, जो एंट्री लेवल मार्केट की स्थिति है, वो कुछ इंप्रूव होती हुई दिख नहीं रही। तो और मेजर मार्केट है अब टू व्हीलर लगभग ही किसी भी मंथ 18-20% से डिग्रो नहीं कर रहा, बल्कि अगर हम नवंबर से देखें तो शायद 25% डिग्रोथ पे है। तो ये इतनी बड़ी डिग्रोथ ईयर ऑन ईयर जो आ रही है, पिछले साल आई फिर इस साल आई, ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो लोअर लेवल की है, जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, रूरल इंडिया की है, वो अभी भी इस कोविड की मार से बाहर नहीं आ पाई है। रिलायंस जियो 24 साल पुराने गेमिंग स्टार्टअप रूबी में स्ट्रैटेजिक निवेश करने जा रहा है। यहां जियो का पहला ऐसा निवेश है ये, और आपको बता दें कि स्किल गेम्स के लिए इस बड़ी डील पर हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने बात की रूबी के संस्थापक और सीईओ दिलशेर सिंह मल्ही से। Zupi is a gaming company and our mission is delivering happiness and creating meaningful connections, and we believe this is very important because as fundamental humans we have this huge need to be engaged and to have meaningful connections.
So that's where Zupi comes in, and with our vision of taking the culturally deep-rooted games of India and re-engineering them for the masses of India. So that's where Reliance comes in. As you know, Jio has the biggest ecosystem of subscribers in India. So this partnership will entail deep integration into the Jio ecosystem. Like you mentioned, Jio will get access to all the repertoire of Zupi games. Zupi will also benefit from reach of Jio ecosystem. Our games will be distributed to all Jio users, and as you said, will also be made available on Jio phones. So this gives Zupi by far the largest reach in the entire gaming ecosystem compared to any other company. So we are very excited about that. Zupi के साथ निवेश से पहले रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से गेमिंग में निवेश पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं. I think that Akash is very excited in terms of India. Like, gaming doesn't really exist in India, and with everything that we're doing in xCloud and our broadband connectivity, right? I think that there is huge potential, and for some of us like who don't know what gaming is, right? It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies, and TV shows all put together. But we will see. आगे बढ़ते हैं. जेट एयरवेज उड़ान भरने से पहले ही हिचकोले खाती हुई दिखाई दे रही है. कंपनी अपनी पहली उड़ान भरने ही जा रही थी, उसके अंतरिम सीईओ सुधीर गौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. ईटी नाउ स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अब अगले हफ्ते नए सीईओ की नियुक्ति पर फैसला करेगी. हालांकि कंपनी के सुधीर गौर ने इस्तीफा क्यों दिया है इसका पता अभी नहीं चल पाया है, और कंपनी इस साल गर्मियों में अपनी उड़ान भरने जा रही थी, इसके लिए एयरक्राफ्ट का इंतजाम करने में जुटी है. कॉटन की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार अब एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है. सरकार कीमतों को लेकर एक अहम बैठक भी करने वाली है. क्या कुछ निकल कर आएगा इस बैठक में से, तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन. जी, अभी एक खबर सोर्सेज के मुताबिक मिल रही है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, और उस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हो रही है कि कॉटन के दाम जिस तरह से बढ़ गए हैं, तो कई जो कॉटन से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनका मानना है कि कुछ कंपनीज के द्वारा ये कॉटन के दाम बढ़ाए जा रहे हैं एक्सचेंजेस पे, और इस वजह से सरकार कई तरह के विचार करी. पहला तो ये कि कॉटन के दाम कम किए जाए, इसको लेकर अगर इंपोर्ट ड्यूटी जो 10% लगाई जाती है वो पूरी तरह से उसे खत्म करने की भी योजना बनाई जा रही है. उसके अलावा हर मिलों से, हर स्टॉकिस्ट के पास से स्टॉक लिमिट की भी जानकारी ली जाएगी, और साथ ही स्टॉक लिमिट लगाने की भी तैयारी चल रही है. ये सोर्सेस हमारे बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉटन और कॉटन केक के दाम हाल के दिनों में बढ़े हैं, 20 से 30% तक पिछले एक साल में कॉटन के दाम बढ़ चुके हैं, और एमसीएक्स पर तो इंटरनेशनल मार्केट से भी ज्यादा दाम बढ़ गए. तो उनको लग रहा है कि जस्टिफायबल नहीं है, और जो फंडामेंटल्स है उसके विपरीत ये दाम बढ़ रहे हैं. तो सरकार की पैनी नजर है, अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर हटाती है सरकार, उसके बाद अगर स्टॉक लिमिट लगाती है, उसके बाद भी अगर दाम इस तरह से बढ़ते रहे, तो हो सकता है कि जिस तरह से हाल के दिनों में 7 एग्री वादा बैन किए गए थे, उसके बाद कॉटन और कॉटन केक का भी नंबर आ सकता है. तो ये कुछ ऐसे कदम है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए, और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सरकार की इस पर गंभीरता से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पर विचार कर रहा है. देश बदल रहा है, बढ़ भी रहा है, इसीलिए अगर आप भी देश के साथ बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी बदलना होगा. हम आपको स्वदेश पर कुछ ऐसी ही खबरें बताते हैं जो दर्शाती हैं कि देश तरक्की की नई राह पर चल चुका है, एक नई ऊर्जा के साथ. निफ्टी 50 को लॉन्च हुए आज 25 साल पूरे हो रहे हैं, और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सेबी चेयरमैन अजय त्यागी की मौजूदगी में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाया गया. निफ्टी 50 के 25 साल जश्न के मौके पर आपको बता दें कि एनएसई के एमडी और सीईओ विक्रम लिमेर ने कहा है कि निफ्टी 50 ने पिछले 2 साल में निवेशकों को 15.2% रिटर्न दिए हैं, और जबकि 10 साल में अगर हम देखें तो रिटर्न 16% से ज्यादा रहा है. विक्रम लिमेर ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं.
The Nifty 50 index, since its launch, has been synonymous with the performance of the Indian capital markets. The index, which comprises 50 large and liquid stocks traded on the NSE, has evolved over the years, adopting global best practices. The Nifty 50 index was launched on April 22nd, 1996, with the base date of the index as November 3rd, 1995, which was the start date of equity trading on NSE. The index took close to 12 years to move from the base value of 1,000 to 5,000 on September 27th, 2007. Subsequently, the next 5,000 index points took close to 9 years and 10 months, from 5,000 to 10,000 on July 25th, 2017, and 3.5 years to move from 10,000 to 15,000 on February 6th, 2021. The all-time high value of the index was 18,604.45 on October 19th, 2021. इस इवेंट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निफ्टी 50 भारत की विकास क्षमता का प्रतीक है और इसने आम आदमी को भारत के विकास का हिस्सा बना दिया है. We are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. The next 25 years, as the Prime Minister said, are going to be the Amrit Kal for both India and now I think the NSE also. In a way, defining the future of India and the future of investing in India. As we go towards 2047, when India completes 100 years, we have very ambitious targets for the nation, very ambitious plans for the prosperity of the people of India. And I'm sure the NSE in the next 25 years, particularly through your Nifty 50, which plays a very important role in derivative trading particularly, will also, as it moves to its 50-year celebrations, will evolve and contribute to the making of India. इस मौके पर सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा है कि सभी वित्तीय सेवाओं के लिए कॉमन केवाईसी की खोज कर सकते हैं. The primary function of a stock market is to measure stock market performance. A well-constructed index not only enables measuring of market performance, but also serves as a portfolio for investment. Such an index finds use case for a variety of purposes, such as benchmarking funds, launching of index funds, exchange traded funds, underlying index for exchange traded derivative and structured products. Launched in April 1996, Nifty 50 index is based on free float market capitalization and comprises 50 large and liquid stocks traded on NSE. It currently represents 13 sectors of the economy. The constituents of Nifty 50 index captures 63.4% of the free float market capitalization and 32.5% of turnover of the entire equity market based on average data for June to November 2021. Over the period, it has become one of the most widely used benchmarks in the Indian equity market. और इन 25 सालों में निफ्टी ने देश की ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया है. निफ्टी ने बढ़ो बदलो देश के साथ के सिद्धांत को बखूबी निभाया भी है. और कैसा रहा है निफ्टी का सफर, हमारे सहयोगी जिम्पी कालरा बता रहे हैं. 11% की सालाना औसतन दर से बढ़कर पिछले 25 साल में अपने आप को 14 गुना कर लिया. अब मैं आपको बताता हूं पिछले 25 साल की पूरी एनएससी की जर्नी, कितने शेयर्स लिस्ट हुआ करते थे, कितना काम होता था और आज उसकी यथास्थिति क्या है. एक बार जरा हम इस पर नज़र डाल लेते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड कितनी हुआ करती थी. आज से अगर आप 25 साल पीछे चले जाएंगे तो सिर्फ 135 कंपनियां ही लिस्ट थी एनएससी पर, लेकिन अब ये बढ़कर 1970 कंपनियां हो चुकी हैं जो कि एनएससी पर अब लिस्ट है, जिनमें कारोबार होता है. ये मैं कैश की कंपनीज आपको बता रहा हूं. और इसमें अगर गुना के हिसाब से देखा जाए तो करीब 1300 गुना ज़्यादा कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं पिछले 25 साल की जर्नी में. अब आते हैं नंबर ऑफ ट्रेड पे. ये सारी वैल्यू करोड़ में होगी कि कितना कारोबार होता था. पहले जहां पे 1 करोड़ का भी ट्रेड नहीं हुआ करता, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेड 1 करोड़ भी नहीं हुआ करते थे, आज इसकी वैल्यू 463 करोड़ की है. ट्रेड्स की यानी कि कारोबार की आज की उसकी वैल्यू 463 करोड़ की. और इसका अगर
अगर आप हिसाब देखेंगे तो एक करीब 15,000 गुना बड़ा है। अब आते इसी ट्रेड की वॉल्यूम कितना होता है और बाद में मैं आपको वैल्यू भी बताऊंगा। वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखें तो पहले करीब जहां पे 13 से 14 करोड़ रुपए का वॉल्यूम हुआ करता था, अब ये वॉल्यूम बढ़ के शेयर्स का करीब 74,000 करोड़ का हो गया पिछले 25 साल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। और अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, जो कि करोड़ में ही दिखेगी आपको फिगर, जहां पे सिर्फ 18 करोड़ रुपए की वैल्यू का कामकाज हुआ करता था आज से करीब 25 साल पहले, अब ये बढ़कर करीब 1.5 लाख करोड़ की वैल्यू का कामकाज आज की डेट में एक्सचेंज पे होता है। पूरे साल के हिसाब से जो परसेंटेज में करीब 8,000 गुना टाइम्स बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप एक और आंकड़ा देखेंगे कि एवरेज डेली टर्न अराउंड यानी कि टर्नओवर कितना होता है, वो अगर आप देखेंगे तो पहले वो 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं था जो टर्नओवर है डेली बेसिस पर, लेकिन अब मार्केट का जो डेली टर्नओवर है वो करीब 618 करोड़ रुपया का सालाना टर्नओवर है, जो कि एवरेज बेसिस पर डेली का मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो परसेंटेज है वो करीब 3,500 गुना ज़्यादा से बड़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट वैल्यूएशन कितनी है। जहां पे आज से करीब 25 साल पहले इसकी वैल्यूएशन करीब 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की थी, आज इसकी वैल्यूएशन बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। ये मार्केट वैल्यूएशन के तौर पर कैपिटलाइजेशन के तौर पर मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ और एक करीब 50% से ज़्यादा बड़े हैं। ये जो आंकड़े थे सिर्फ कैश सेगमेंट में, अगर इसमें वायदा बाजार के आंकड़े जोड़ दूँ जो कि बड़े हैरान करने वाले हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज से 20-25 साल में या 10 साल में कितना फ़र्क था, तो हमने एक जो कंपैरिजन किया वो 2010 से लेकर 2020 के बीच में किया है। पिछले 10-12 साल के अंदर एनएसई पे वायदा बाजार में क्या हुआ। 2010 के अंदर जहां पे करीब 40 लाख करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स में काम हुआ करता था, वहां पे अब ये बढ़कर यानी कि 2020 के अंदर आंकड़े बढ़कर ये करीब 90 लाख करोड़ का हो गया कामकाज। और एक मैं और आप बात के सामने बात रख दूं कि फ्यूचर्स में मोनोपोली है एनएसई की, ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में मोनोपोली है एनएसई की। और आप ये आंकड़े भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 2010 के अंदर जहां पे सिर्फ 40 लाख करोड़ का काम हुआ करता था, अब ये बढ़कर 90 लाख करोड़ का हो गया है। इसी तरह से स्टॉक्स फ्यूचर्स भी एनएसई पर है और पिछले 10 साल के अंदर उसके आंकड़ों में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। जहां पे 50 लाख करोड़ के स्टॉक्स फ्यूचर्स में काम होता था, अब वो बढ़कर 176 लाख करोड़ की वैल्यू का कामकाज होने लग गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये हैरान करने वाले आंकड़े, 25 साल की शानदार जर्नी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रही है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने और इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि किस तरह से पिछले 25 साल के अंदर जो इंडेक्स का हिस्सा है यानी कि उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स थे उसमें कैसे बदलाव हुआ। 1996 के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज हुआ करती थी, दबदबा हुआ करता था, वो कंज्यूमर्स का था करीब 17% के आसपास का, फिर सरकारी बैंकों का 12%, फिर तेल एंड गैस यानी कि ऑयल एंड गैस सेगमेंट का करीब 11%, ऑटो और मेटल्स करीब 10% की वेटेज रखते थे। 25 साल बाद इसमें बदलाव हुआ, 2 मेजर सेक्टर्स ने अपनी बड़ी जगह बना ली और वो 2 सेक्टर्स थे। पहला फाइनेंशियल, 38% आज की डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो वेटेज रखता है इंडेक्स के अंदर वो फाइनेंशियल्स रखते हैं। और उसके बाद रखता है आईटी, जो उस जमाने में ज़्यादा नहीं था। 25 साल में आईटी ने इतनी बड़ी जगह बना ली है कि उसकी वेटेज इंडेक्स पे ही करीब 16% के आसपास की है। ऑयल एंड गैस तब भी 11% था, आज भी 11% है। कंज्यूमर्स और ऑटोज के अंदर थोड़ा बहुत रिशफलिंग हुई है। कंज्यूमर्स जो पहले 17% वेटेज रखा करता था एक ज़माने में, आज उसके पास 11% है और ऑटो के अंदर 10% से कम सिर्फ 6% की वेटेज है। तो ये इंडेक्स का पूरा लेखा जोखा हमने आपके सामने रखा। सीडीएसओ ने टाटा एमडी ओमिस्ट्योर को मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंजूरी दे दी है और नई टेस्टिंग किट 12 जनवरी से मिलने लगेगी। इसकी जो कीमत है वो 250 रुपये रखी गई है। कंपनी का दावा है कि सैंपल कलेक्शन में 2.5 घंटे बाद ही ये रिपोर्ट दे देगा। टाटा एमडी के R&D डिपार्टमेंट हेड डायरेक्टर वी रवि से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनाते हैं। So we believe in it will be a very good replacement for sequencing. This evening, we got the Drug Controller General CDSCO license for manufacturing. So we will be going into manufacturing in the next week. Will it cost more than the current RT-PCR test? Does it take the same amount of time?
Very important questions. When will it be available? We are targeting it to be made available in the market by around 12th January. How long will it take? It takes the same time as any other RT-PCR. From sample collection to report generation, it should not be more than 2.5 hours, but I believe it can be done within 2.25 hours. How much will it cost? The Tata management, health importance of the disease, has fixed the maximum retail price to laboratories at 250 rupees a test. चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेशवर्क्स के बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी पाइन लैब्स अमेरिकी बाजार में लिस्टिंग के लिए तैयारी कर रही है और कंपनी ने बैंकर्स की नियुक्ति कर ली है और लिस्टिंग से पहले कंपनी पूंजी भी जुटा सकती है। तमाम डिटेल इस डील को लेकर नयनतारा राय हमारी सहयोगी दे रही है। पाइन लैब्स एक फिनटेक जो नोएडा से शुरू हुआ था और अब उसकी वैल्यूएशन $3.5 बिलियन से भी ज़्यादा है, वो रेडी हो रहे हैं अपने आईपीओ के लिए। आईपीओ कहाँ होगा? दलाल स्ट्रीट में नहीं, लेकिन वॉल स्ट्रीट में। तो मतलब फ्रेशवर्क्स के बाद जो एक सास का स्टार्टअप था, पाइन लैब्स दूसरा होगा जो जिसकी शुरुआत इंडिया से हुई थी, जो वॉल स्ट्रीट में जाके लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सूत्रों ने बताया है कि पाइन लैब्स ने बैंकर्स को भी अपॉइंट कर लिया है, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स, और सारी तैयारी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट पाइन लैब्स तो अब एक साइलेंट पीरियड में भी है। कल ही पाइन लैब्स ने अनाउंस किया था कि SBI कंट्री का सबसे बड़ा जो बैंक है, उन्होंने $20 मिलियन इन्वेस्ट किया है पाइन लैब्स में। लेकिन पाइन लैब्स उसके बारे में भी नहीं बात कर सकते क्योंकि अभी वो साइलेंट पीरियड में है और पूरी तैयारी हो रही है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ जल्दी से जल्दी रेगुलेटरी फाइलिंग्स भी शुरू हो जाए। कितना बड़ा IPO हो सकता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, पाइन लैब्स की वैल्यूएशन है $3.5 बिलियन और लेकिन हमें ये भी बताया जा रहा है कि शायद एक और फंड रेज हो सकता है लिस्टिंग से पहले, और उस फंड रेज में शायद पाइन लैब्स का वैल्यूएशन तेजी से दौड़ेगा $3.5 बिलियन से $5.5 बिलियन तक, और तब IPO होगा। अब हम पाइन लैब्स की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया नोएडा में शुरू हुआ था, अब एक लीडिंग मर्चेंट कॉमर्स प्लेयर बन चुके हैं। आप सबने उनकी मशीनें भी देखी होंगी, दुकान में होती है, मर्चेंट्स इस्तेमाल करते हैं, किरानाज यूज़ कर रहे हैं पाइन लैब्स की, तो वो उसका पॉस मशीन उनकी है, सॉफ्टवेयर मशीन भी उनकी है, और जो ज़्यादा ग्रोथ भी जो वो देख रहे हैं वो बाय नाउ पे लेटर में है। बाय नाउ पे लेटर तो आजकल एक कुछ बहुत ही बड़ा फैड भी बन चुका है, और वो बाय नाउ पे लेटर इंडिया में भी कर रहे हैं और अब्रॉड भी कर रहे हैं, ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में। और अब बात करते हैं काल निर्णय के कैलेंडर की, जिसकी डिमांड गांव-गांव, शहर-शहर है। कैलेंडर की लोकप्रियता इतनी है कि बड़े-बड़े ब्रांड भी अपने विज्ञापन इसमें देते हैं। कहीं कोविड के दौर में कैसा असर पड़ रहा है इस कैलेंडर की बिक्री पर, एक नजर इस पर डाल लेते हैं। दूध का बिल हो या लॉन्ड्री का बिल, कैलेंडर जो एक रहा है घर में एक कोना जो तय है कैलेंडर के लिए, उसकी जगह अभी तक कोई और नहीं ले पाया। चाहे फ़ोन में हम कितना भी कैलेंडर लें, अपना शेड्यूल बनाएं, लेकिन जो एक कोना है घर का, वो हमेशा कैलेंडर के लिए तय रहता है। ऐसा ही एक कैलेंडर है जिसने घर में अपना नाम कमाया है और घर में पिछले 50 सालों से अपनी जगह और अपना एक कोना तय किया है, और वो है काल निर्णय। भारत में 7 अलग अलग भाषाओं में ये छपता है, और इसकी एक जर्नी कैसी है, कहाँ से कैसे इसने पिछले 5 दशकों में इस सस्टेनेबिलिटी को कायम रखा है, कैसा रहा है इनका बिजनेस, चलिए जानते हैं। हर साल काल निर्णय के 1 करोड़ से ज़्यादा कैलेंडर की बिक्री होती है और 1000 टन से ज़्यादा पेपर का इस्तेमाल। अगस्त महीने से इस कैलेंडर का छपना शुरू हो जाता है और जनवरी तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहता है। काल निर्णय के मैनेजिंग डायरेक्टर जयराज सलगांवकर के मुताबिक उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को घर घर की पसंद बनाने के लिए भारत की नब्ज यानी ग्रामीण इलाकों को टारगेट किया और ग्राम पंचायतों और आशा जैसे नेटवर्क की मदद ली। काल निर्णय की आय का 65 से 70% ग्रामीण इलाकों से ही आता है। हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन थे गांगुली करके, तो उनका एक एनुअल जनरल मीटिंग का भाषण मैंने पढ़ा, मेरे एक मित्र ने मुझे दिया, और उसमें उन्होंने ग्रामीण मार्केटिंग की बात की थी। और
हिंदुस्तान लीवर को वो ग्रामीण लेवल तक वो पहुंचा सके, पहुंचाया उन्होंने। उसके पहले शहरी मार्केट में ही हिंदुस्तान लीवर था और गांगुली जी ने ये समझा कि ये जो ग्रामीण मार्केट है वो शहरी मार्केट से बड़ा है, कई गुना बड़ा है। तो मैंने वो मॉडल फॉलो किया। छपाई की लागत की भरपाई काल निर्णय में आने वाले विज्ञापनों से की जाती है। काल निर्णय की लोकप्रियता ही है जिससे HUL, ITC, पार्ले जैसे बड़े बड़े FMCG ब्रांड से लेकर ज्वेलर्स तक के विज्ञापन यहाँ देखने को मिलते हैं। 40 रुपए का ये कैलेंडर सिर्फ पंचांग ही नहीं है। काल निर्णय ने अपने लेखों से एक पंचांग से बढ़कर अपनी पहचान बनाई है। धर्मवीर भारती से लेकर हर भाषा के प्रमुख साहित्यकार इन लेखों का हिस्सा रह चुके हैं। अपनी इस लोकप्रियता के लिए जयराज लगातार इनोवेशन को श्रेय देते हैं। देश की पहली वेबसाइट भी हमने ही लॉन्च की जिसका दुनिया में नंबर 42 था, NIC 42। पहला ऐप भी हमने ही इंट्रोड्यूस किया। तो जो कुछ नया होता है उस पे हम सवार हो जाते हैं और समय के साथ चलते हैं और सरवाइव होते हैं। ऐप के जरिए काल निर्णय की कोशिश है कि प्रीमियम सर्विसेज दी जाएं और समय के साथ कदम ताल जारी रहे। लेकिन अब काल निर्णय के लिए भी बढ़ती लागत चिंता बन रही है। पेपर का कॉस्ट बढ़ रहा है और कोविड-19 के बाद से अन्य लागत में भी उछाल आया है। अब घर घर तक पहुंचने वाला ये कैलेंडर अगली बार से महंगा हो सकता है। PT नाउ स्वदेश के लिए खुशबू तिवारी की रिपोर्ट। चलिए अब रुक करते हैं मनी मंत्रा की ओर, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या साल 2022 पैसिव फंड्स का हो सकता है या अब भी जो कमाई हो रही है अल्फा की एक्टिव फंड्स में उस पर आपको निर्भर रहना चाहिए। देखिए पूरी चर्चा मनी मंत्रा में। साल 2022 क्या पैसिव फंड्स का होने वाला है। धड़ाधड़ AMCs पैसिव फंड्स को लॉन्च कर रही हैं। एक्टिव फंड्स में हम देख रहे हैं कि बेंचमार्क को बीट करके मुनाफा कमाकर दिखाया है उन्होंने, अल्फा ज्यादा जनरेट किया है। लेकिन फिर भी पैसिव फंड्स की ओर जो रुझान बढ़ रहा है फिरोज, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या समय आ गया है कि हम एक्टिव फंड्स में से थोड़ा सा मोह अब कम करना शुरू कर दे और पैसिव में अपना निवेश बढ़ाना शुरू कर दे? या आज की तारीख में भारत की अगर हम बात करें कम से कम, तो एक्टिव फंड्स में ही आपके पास मुनाफा कमाने का जरिया है क्योंकि आपके पास फंड मैनेजर की काबिलियत है। कविता जी देखिए, ये जो काफी बड़ा डिबेट रहा है लास्ट 1-2 सालों में, स्पेशली हर 5-6 साल में ऐसा एक दौर आता है जब पैसिव की डिबेट बढ़ जाती है। बट इस बार क्या हुआ है कि पैसिव में पैसे भी काफी निवेश हुए हैं। मेरे हिसाब से पैसिव की जो चॉइस है उसमें एक ही फायदा है जिसमें कॉस्ट सेविंग है, और उसको मैं एक आलसी एडवाइस कहूंगा। बिकॉज अगर हमने देखा 317 फंड को एनालाइज किया 2021 के लिए, और उसमें से 181 फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया 5% से, और 250 फंडों ने 251 फंडों ने निफ्टी को बीट किया 12% से। जो आप कॉस्ट 12 साल में बचा सकते थे वो 1 साल में वापस मिल गई आपको। बट अगर ये उम्मीद करेंगे कि हर साल ये आएगा, नहीं आएगा। बट अगर आप 5 साल के लिए एक्टिव मैनेजमेंट इन्वेस्ट करें और ETF करें, मेरे हिसाब से एक्टिव मैनेजमेंट अगर आपको चुनाव करने की, मेहनत करने की चाह हो और अच्छे फंड्स चुनने की चाह हो, तो डेफिनेटली एक्टिव मैनेजमेंट इज अ बेटर चॉइस। अब आनंद राठी में हम एक्टिव को ही कर रहे हैं परसू लार्जली, तो 3 से 4% का अल्फा लास्ट 7-8 सालों में साल दर साल क्लाइंटों को एडवाइस पे आया है एज एन एग्रीगेट। यहाँ पर मुझे आपसे ये समझना है कि भले ही आनंद राठी की तरफ से आप एक्टिव फंड्स को रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन देखिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। अगर हमें इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना हो तो क्या पैसिव फंड के जरिए जाने में समझदारी होगी? कविता जी, आपने बहुत बेहतरीन मुद्दा उठाया है, क्योंकि जो मैं कह रहा था वो सिर्फ इंडियन इन्वेस्टमेंट के लिए ही सीमित था और मैंने ये मेंशन नहीं किया था। अगर आपको ग्लोबल इन्वेस्ट करना है, स्पेशली डेवलप्ड मार्केट्स में, लाइक HDFC ने एक डेवलप्ड मार्केट इंडेक्स फंड को लॉन्च किया जिसमें 1,500 स्टॉक्स हैं, कई सारी करेंसीज हैं, तो उसमें पैसिव ही जाना चाहिए।
स्पेशली जब फीडर फंड्स होते हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि 2 फंडों की चार्ज आपको लग सकती है। उस पे ऑफ कोर्स सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए एक सीमा लगा रखी है, बट 2 चार्ज लग सकते हैं अगर एक फीडर फंड हो, जो एक फंड इंडिया वाला कलेक्ट करके अगर फॉरेन फंड में पैसे डाले तो दोनों फंड का अलग कॉस्ट हो सकता है, विच हैज अ लिमिट। बट ग्लोबल इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से इंडेक्स में ही करनी चाहिए, क्योंकि एक इंडियन इन्वेस्टर को उधर के फंड मैनेजर और उसके निर्णय को एनालाइज करने के लिए इतना डेटा क्रंचिंग हो नहीं पाता। और ये पूरी चर्चा आप मनी मंत्रा की देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए और मनी मंत्रा के शोज वहां पे देख सकते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और कोरोना से जुड़ी खबरों की अपडेट। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं और तीसरी लहर की दस्तक का अंदेशा दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 58,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें 18,466, पश्चिम बंगाल में 14,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। 17 लोगों की जानें भी गई हैं। राजधानी दिल्ली में देखें तो लेटेस्ट आंकड़ों में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 10,000 के पार चला गया है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 2,000 के पार हो चुकी है। 24 राज्यों में अब तक 2,135 मामले दर्ज हुए हैं। मंगलवार को यह आंकड़ा 1,892 था। वहीं 828 लोग अब तक ओमिक्रॉन को मात देकर ठीक हो चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले अभी भी महाराष्ट्र में बने हुए हैं। महाराष्ट्र में कुल 653 और दूसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां पे 464 मामले हैं। तो साफ तौर से कोरोना की जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 4 जनवरी को पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के लगभग 25,20,000 मामले दर्ज हुए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है ये, और कुल मामलों में करीब 65% केसेस अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली और स्पेन में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 8 दिनों में भारत में कोरोना मामलों में 6.3% से ज्यादा की बढ़त आई है। 29 दिसंबर को केस पॉजिटिविटी रेट 0.79% था। 5 जनवरी को ये बढ़कर 5.03% हो गया। जहां इससे पहले दुनिया की सर्ज के बारे में देखा गया, तो जहां एक स्थाई पर 23 अप्रैल को डेली एवरेज केसेस 9 लाख के करीब दुनिया में रिपोर्ट हुए थे, तो पिछले 24 घंटे में यह संख्या बढ़कर 25,26,837 केसेस हुई है। और अगर हम 30 दिसंबर का डेटा देखें, जो कि इससे 4 दिन पुराना डेटा है, तो ऑन एन एवरेज 19.49 लाख केसेस दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। हमें यह लगता है कि जो 25 लाख का जो सर्ज दिखा रहा है, वह बहुशः बहुत चांसेस हैं कि जो कुछ देशों में डेटा थोड़ा लेट रिपोर्ट हुआ है न्यू ईयर और फेस्टिविटीज की वजह से, शायद उसकी वजह से यह एक ग्रोथ नोट की गई है। लेकिन अगर हम 30 दिसंबर का डेटा देखें तो लगता है कि पूरी दुनिया में ओवरऑल एक हाई सर्ज नोट किया जा रहा है। और 4 जनवरी के डेटा को फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि 65% के करीब केसेस 5 देशों में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और स्पेन हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र को अगर हम देखें तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल राज्य में लॉकडाउन लेकिन नहीं लगेगा। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को कोविड टास्क फोर्स के साथ हुई बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया है और मीटिंग में राज्य में पाबंदियों को और कड़े करने पर सहमति बनी है। तमाम डिटेल्स इस मुद्दे को लेकर दे रही है हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी। तेजी से बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच आज मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के अजित पवार, उन्होंने कोविड टास्क फोर्स और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ यहाँ एक सुबह की रिव्यू बैठक की। कल उन्होंने पुणे में भी एक बैठक की थी। आज की बैठक में जो उन्होंने चर्चाएं की उसमें इस फैसला लिया गया कि फिलहाल मुंबई में कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि जो पाबंदियां हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनमें बदलाव जरूर किए जाएंगे और इन बदलाव किस तरह के बदलाव होंगे ताकि कोविड-19 पर अंकुश लगाया जा सके, इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा होगी, जिसके बाद एक अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन खास बात यह कि फिलहाल कोई भी लॉकडाउन
लॉकडाउन लगाने के खिलाफ इस मीटिंग में फैसला लिया गया है। आज की बात करें तो मुंबई में लगातार बढ़ते मामलों के साथ ही जेजे हॉस्पिटल में 61 ऐसे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं और इसके अलावा बेस्ट जो बस सर्विस है उसके भी 60 एम्प्लॉइज जो हैं या कर्मचारी जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच जो वैक्सीनेशन है 15 टू 17 एज ग्रुप का वो उसमें बढ़त देखने को मिल ही रही है। कोविन के मुताबिक 6 लाख के आसपास 15 से 17 साल की उम्र के बीच के ऐसे लोग हैं या बच्चे हैं जिन्हें अब तक कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है महाराष्ट्र में। अब बहुत जल्द घर पर ही कोविड टेस्ट के लिए माई लैब की कोविड सेल्फ टेस्ट किट की डिमांड बढ़ती जा रही है और ये किट कितनी कारगर है, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी ये डिटेक्ट कर पाएगी? कुछ इन्हीं सवालों के साथ माई लैब के एमडी हंसमुख रावल से खास बातचीत की हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने। सवाल है मांग पर, आपने किस तरह की बढ़त देखी है सेल्फ टेस्ट की मांग में पिछले कुछ दिनों में? यस, जैसे आपने कहा इसका काफी ज्यादा हमने डिमांड देखा है। हमें ये ऑफलाइन रिटेलर जो है हमारे फार्मेसिस्ट पार्टनर, वहां से हमें काफी क्वेरी आ रही है। उसी तरह से हमारे ऑनलाइन जो पार्टनर्स हैं जहां से हम होम डिलीवरी भी अरेंज करते हैं, वहां पे भी हमने ऑलमोस्ट मल्टीपल फोल्ड सर्च देखा है। मे बी अच्छी भी बात है कि अगर लोग अपना टेस्ट करा के खुद कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये देश का पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी और अच्छी बात है। और ये डिमांड किन इलाकों में ज्यादा है? क्या ये हम बड़े शहरों में मांग ज्यादा देख रहे हैं, कौन से राज्यों में देख रहे हैं? जो मेजरली मेट्रो सिटीज है, स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एजुकेटेड जो स्टेट्स है, वहां पे हमने इमीडिएट सर्च देखा है। बट इसका मेजर फायदा जब ये रूरल एरिया में पहुंच पाएगा तब होगा, क्योंकि मुझे लगता है रूरल एरिया में बाकी जो मेजर हेल्थ केयर टेस्टिंग की सुविधा है, जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट है, ये पहुंच नहीं पाती है। तो अगर कोविशील्ड जैसा टेस्ट इन जगह पे पहुंच पाए तो हम असली अच्छे तरीके से पेंडेमिक कंट्रोल कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने ये टेस्ट लॉन्च किया था, घर में खुद करने वाला टेस्ट, तो तब ये डेल्टा वेरिएंट के समय पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब हम जूझ रहे हैं ओमिक्रॉन से। क्या ये टेस्ट ओमिक्रॉन को भी उसी तरह से डिटेक्ट करते हैं? यस, तो हमने इस बारे में एक प्रेस रिलीज भी किया था। हमारा जो टेस्ट है वो ना ओनली डेल्टा, अल्फा या उसी के पहले का वुहान जो स्ट्रेन है उसको, बल्कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन को भी उसी तरह से, उसी कॉन्फिडेंस से पकड़ पाएगा। मेजरली इसका जो मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ वायरस है, जैसे हम वायरस को पकड़ते हैं, वो काफी कंट्रोल्ड है और हमने इस पे काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहा भी है कि हम इसे ओमिक्रॉन को भी उसी कॉन्फिडेंस से पकड़ पाएंगे। अगर आपको उसके बाद भी ओमिक्रॉन है या नहीं ये चेक करना है तो आप अलग मेथड कर सकते हो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट का हर टाइप के वायरस वेरिएंट को पकड़ना, ना कि उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश करना। जब तक आपका थेरेपी, मतलब आपका जो ट्रीटमेंट है, आपका दवा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तब तक हमें वेरिएंट्स के बजाय हर टाइप का वेरिएंट पकड़ना ये बहुत जरूरी होता है और कोविशील्ड इस मामले में सही उतरता है। और चलिए, इसी के साथ स्वदेश आवर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दे, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET9 स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।